बच्चों, अपन ने कल स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन किसी वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जो रिकॉर्डिंग थी वो बीच में ही कुछ इंटरप्ट हो गई थी। तो अपन देखते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। उसमें से आपको अगर कोई बच्चा 12th का बच्चा ऐसा है कि उसने फर्स्ट डे का वीडियो देखा तो, और सेकंड डे का कि बाद में देखेंगे या 5 बजे अपलोड हो रहा है अपन उसके बाद में देख लेंगे, तो ये नहीं है। अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आपको सच में ऑर्गेनिक सीखनी है, तो आप रोज़ 5 बजे इस वीडियो को देखिए। और स्टार्ट अगर कर लेते हो तो उसको ऐसे नहीं थोड़ी देर आधा देख लिया फिर आधा देख लिया, एंड तक देखना है, ठीक है। तो कल जो स्टार्ट किया था उसके आगे अपन देखते हैं। तो देखो, एक मैंने आपको बताया था प्लस एम इफेक्ट के बारे में, एक बताया था माइनस एम इफेक्ट के बारे में। अब जो प्लस एम इफेक्ट वाले थे वो मैंने कौन से बताए थे, जिन पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर जिस पे पाए जाते हैं, लोन पेयर वाले ग्रुप्स थे, ठीक है। और ये वाले जो थे जिस पे क्या पाया जा रहा था, मेनली डबल बॉन्ड पाया जा रहा था। जैसे जो भी पाया जा रहा है आपको ध्यान में ये रखना है कि डबल बॉन्ड वाले ग्रुप थे ये, ठीक है। ये वाली चीज़ कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, फिनोल का देख लिया था। और जो प्लस एम ग्रुप वाले जो भी थे उसके अपन ने क्या देख लिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख ली थी उनकी। तो आज अपन देखते हैं माइनस एम वाले ग्रुप्स की। जैसे ये माइनस एम वाला ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप वाले में क्या होगा, ये बेंजीन है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH बना हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 11th का एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको क्या समझ में आता है, ये हमेशा दो एटम के बीच में, देखो अकेला तो किसी को क्या ही खींचेगा, तो उसमें आपको देखना है कि जैसे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें से जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.5 और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचे, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के अगर ये खींचे जाएंगे तो इस पे तो आ जाएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। ये रेजोनेंस के कारण ही होगा, वैसे ये आंशिक होगा, ऐसे अपन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड होगा, उसमें भी यही वाला कंसेप्ट अपना लगने वाला है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होने क्या वाला है, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये जो होगा ये ऐसे हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, इस पे माइनस आ गया है, यहाँ पे प्लस आ गया है, ये OH है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग है, ये रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये प्लस आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है तो इसके ऊपर खींचेगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो अभी जो डबल बॉन्ड है वो इन दो कार्बनों के बीच में है और इसके बाद में जो डबल बॉन्ड होगा वो इन दोनों कार्बनों के बीच में हो जाएगा। तो इस कार्बन पे तो कोई इफेक्ट नहीं बना, भले ही इसने इस वाले से डबल बॉन्ड बना रखा है, भले ही इस वाले से डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका जो डबल बॉन्ड था वो हट गया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो होगा क्या, ये ऊपर उठ के चला गया, ये यहाँ से C हो गया, ये O माइनस और यहाँ से OH, और ये उठ के इधर चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज बने हुए हैं। अब यहाँ पे कमी हो गई तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो इसमें जो सिचुएशन बनेगी वो कैसे बनेगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ऊपर की ये चीज़ें बार बार मैं बना नहीं रही हूँ, आप बना के देख लेना, ठीक है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे कमी आ गई तो ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसमें जो सिचुएशन बनेगी, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, ये पहले से बना हुआ था, यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊपर कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला उठ के वापस अपनी जगह
और ये वाला उठ के वापस अपनी जगह OH एज इट इज था। तो अपने पास जो बनेगी वो संरचना क्या बनेगी, ये था, ये डबल बॉन्ड, ये नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये एज इट इज जुड़ जाएगा। तो देखो जो सिचुएशन थी उसमें पहले इन कार्बनों के बीच में थे, एक यहाँ था और यहाँ था, और अब कहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी अपन ऐसे बना देंगे, ये COOH, और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको नाम बताना इसका, ठीक है। ऐसे ही सेम, अब जैसे ये C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, और खींचेगा तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉनों को ऊपर खींच रहा है तो अपने पास क्या हो रहा है, एक मैंने कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशंस का नाम बताओ, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। तो इसमें देखो यहाँ पे ऑर्थो पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे पैरा पे प्लस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्थो पे प्लस आ रहा है। तो ये क्या करता है, जो -M वाले ग्रुप्स होते हैं ना, ये ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पे क्या कर देते हैं, प्लस आना, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे, कमी, ठीक है। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी तो अगर अपन कोई इस पे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे इसकी रिएक्शन करवाई मैंने इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, टू लव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों से जाके जुड़ेगा। तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और इस पैरा पोजीशन पे तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और इसको क्या चाहिए जुड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब जो मेटा पोजीशन है ना, उस पर ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ना ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन से तो क्या है, ज़्यादा है। तो अपन इसमें जो रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल की, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, और जो +M वाले ग्रुप्स थे वहाँ कहाँ जुड़ रहा था, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, आपको क्या करना है, ये ही सेम देखो, ये ही सेम ग्रुप C डबल बॉन्ड OH करके जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यही सेम ग्रुप कहाँ आ जाएगा, CHO। अगर इसमें भी ये ऐसे ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये वाला अपन देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और H, तो ये भी -M ग्रुप है। अगर इसके ऊपर ये आ जाता है, CN आ गया, या इसके ऊपर क्या आ गया, NO2 आ गया, तो ये भी कौन से ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स भी क्या होते हैं, -M वाले ग्रुप हैं। तो इनके ऊपर भी अपन इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाएंगे तो वो कहाँ जुड़ना प्रीफर करेगा, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ना प्रीफर करेगा। ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं और ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। बेंजेलिक एसिड और बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इनको अपन देखे, बेंजेलिक एसिड को पढ़ते हैं पहले, ये है बेंजेलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये मेटा निर्देशी ग्रुप होता है, मेटा निर्देशी ग्रुप होता है तो जैसे मैंने रिएक्शन करवाई HNO2 प्लस H2SO4, तो इस दोनों में से जो बनेगा अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जो नाइट्रेशन अपन करते हैं, एक तो होता है नाइट्रेशन और एक होता है सल्फोनेशन, हिंदी में भी इनका नाम होता है, इसका नाइट्रीकरण और इसका सल्फोनीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन में जो अपन काम में लेंगे वो क्या काम में लेंगे, HNO3, उसके साथ काम में लेंगे H2SO4, और जो सल्फोनेशन में अपन काम में लेंगे वो अपन काम में लेंगे सिर्फ H2SO4 कंसनट्रेट, और उसके साथ अपन क्या काम में ले लेंगे, गर्म, इसको गर्म करने का सिंबल दे देंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो लास्ट में बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा, वो क्या मिलेगा अपन को, NO2+। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर प्लस आता है, लेकिन उनको कौन सी जगह चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। और इसमें जो बनेगा उसमें अगर दोनों ही दिए हुए आ जाए, कहीं आपको SO3 दिया हुआ आ जाए इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो भी आपको सही करना है, और HSO3+ दिया हुआ है तो ये भी आपको सही करना है, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में देखो, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास क्या बन के आएगा, NO2+ बन के आएगा, और NO2+ ये ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, मेटा निर्देशी ग्रुप है, तो जो अपने पास बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, COOH, और जो NO2 जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा,
ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसकी जगह सेम, अगर ये नाइट्रेशन हो गया और अगर मैं सल्फोनेशन ले लूँ तो, अगर मैंने सल्फोनेशन ले लिया COOH और यहाँ मैंने ले लिया कंसंट्रेट H2SO4, वैसे तो इसमें ये रिएक्शन अलग हो जाती है क्योंकि इसकी जो ये जितना अच्छा अम्ल होता है उससे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर अपन देखेंगे तो ये जुड़ेगा कहाँ पे, और तो सॉरी मेटा वाली पोजीशन पे ही जुड़ेगा। इसके बाद में अगर अपन लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया CHO, ठीक है, और यहाँ पे वापस मैं नाइट्रेशन करवा देती हूँ HNO2 या HNO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये वापस CHO में भी ये कौन सा ग्रुप होता है, मेटा निर्देशी ही ग्रुप होता है, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस आपकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में दे रखी है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में दे रखी है, लेकिन कौन से पार्ट में दे रखी है, एल्डिहाइड वाले पार्ट में दे रखी है, ठीक है। सेम रिएक्शंस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे दोनों मेटा पोजिशन पे अपन जोड़ेंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा। तो उसमें कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट, मेजर और जो माइनर होगा उसका कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाली चीज़ इसमें करूँ, जैसे मेरे पास एक तो मैंने यहाँ Cl जोड़ रखा है, एक मैंने यहाँ जोड़ रखा है OH, ठीक है, Cl, ठीक है। तो Cl वाला क्या होता है, इसमें प्लस I इफेक्ट और एक इसमें प्लस M इफेक्ट, दोनों लगते हैं, माइनस I और प्लस M। लेकिन यहाँ पे अपन ये जो रिएक्शन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्लस M के अकॉर्डिंग होती है। वो चीज़ अपन आगे जब अपन प्लस I या माइनस I इफेक्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो प्लस M इफेक्ट वाले जो होते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं, या तो ऑर्थो पे जोड़ते हैं या फिर कौन सी पोजिशन पे जोड़ते हैं, पेरा पे जोड़ते हैं। तो मैंने वापस वही लिया HNO3 प्लस H2SO4, इससे अपन को मिलेगा क्या, NO2 प्लस, ये NO2 प्लस ये कौन सा है, प्लस M, तो जोड़ेगा कहाँ पे, ऑर्थो और पेरा पे। तो आपको क्या करना है, एक बार तो इसको Cl लेके यहाँ जोड़ना है ऑर्थो पे NO2, और दूसरे में ये जोड़ दो Cl और ये NO2। अब देखो पहले होता है जैसे फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे आता है ना क्लोरीन, फ्लोरीन खुद कौन से ग्रुप का है, दूसरे पीरियड का है ये, और ये कौन से पीरियड का है, तीसरे पीरियड का होता है। और अपन को पता है नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, साइज क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, साइज में बड़ा है, और ये नाइट्रोजन भी ऐसे होते हैं, तो ये भी नाइट्रोजन भी क्या है, साइज में बड़ा है। तो इन दोनों ये पास पास आ गए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, ये प्रतिकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण लगने की वजह से ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट तो थोड़ा कम बनता है, तो इसको अपन कह देंगे माइनर प्रोडक्ट, या कम बनेगा, और ये कैसे बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अपन OH की बात करते हैं, तो OH भी कौन सा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, और ये भी कहाँ जोड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर कहाँ जोड़ेगा, पेरा पे। ये अपन H2SO4 की रिएक्शन भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने ले लिया HNO3 और H2SO4, तो इसमें अपन आपको क्या करना है, बनेगा क्या, जैसे इसमें दो मीडियम आएंगे आपके पास, ये ध्यान में रखना है। जैसे मैं ले रही हूँ कि एक, अभी आगे समझाऊंगी, एक तो प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा और एक एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो क्या दे देते हैं, H+ दे देते हैं, और एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या नहीं देते, H+ नहीं देते। अभी इतना सा ध्यान में रख लो, बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन और भी आ रही है, क्योंकि अपन को 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही करने के हिसाब से पढ़ना है, तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये या तो देखो ये दो प्रोडक्ट बना लेगा इसमें, ये OH है और इसने जोड़ा NO ऐसे जोड़ रखा है, और एक में ये जोड़ देगा ऐसे, एक में ये जोड़ देगा OH और यहाँ जोड़ देगा NO2। देखो अब इसमें होगा क्या, इसमें अब ऊपर वाले में आपको समझ में आ गया होगा मेजर और माइनर कैसे बनता है। अब नीचे वाले में जो मेजर और माइनर देखेंगे वो उसके साइज के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है वहाँ पे बाकी और चीज़ें कंसीडर नहीं करनी है, अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करनी है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक ट्रिक होती है, उसको आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ लो, ये कोई ट्रिक नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होती है जहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने जाओगे तो वो तुम्हारे लिए 11th की चीज़ हो जाएंगी, कुछ बच्चों को नहीं आती वो चीज़ें। तो इसमें आपको क्या करना है, याद इतना सा रखना है, फोन अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन से, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजन से, और अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो नाइट्रोजन से, तो इनमें क्या होती है, जो वो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब इसके ऊपर प्लस आ गया तो ये क्या करेगा, कहीं और से अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो इसको दूसरा ये क्या दिख गया, ये तो ये यहाँ पे इसमें क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। तो इसमें ये एक ऑर्थो का एक ही मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ही अंदर क्या बन गई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो अपन इसको जो नाम देंगे वो क्या देंगे, इंटर, और एक ही अणु के अंदर है तो इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब ये जो जैसे अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ऑर्थो या एक पेरा का प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, बहुत सारे ऑर्थो और बहुत सारे पेरा के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके कांटेक्ट में ऐसे मानो दूसरा कोई पेरा प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन है, तो ये वाले हाइड्रोजन से ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसमें आपको जाके कल वाली क्लास में मैं बताऊंगी कि कौन से का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कौन से का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, किसका सरफेस टेंशन कम होता है, तो किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो ये वाली चीज़ अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए होमवर्क है कि पहले इन दोनों के बीच में देखना कि इसका नाम होता है, देखो ये है फिनोल, अगर इस पे NO2 नहीं जुड़ा हुआ है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, फिनोल, और NO2 किस पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और इसका खुद का नाम क्या है, फिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इसको अगर अपन देखेंगे तो देखो यहाँ तक इसका नाम क्या है, फिनोल, इसके कौन से पोजिशन पे जुड़ा हुआ है, NO2 पेरा पोजिशन पे, तो जो इसका नाम हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरा नाइट्रो और फिनोल। तो आपको क्लास में बुक में जाके क्या देखना है, फिनोल, इसमें फिनोल वाले चैप्टर में कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल के बीच में 5 डिफरेंस। और इसी चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में मैंने इसका एक क्वेश्चन करवा रखा है, उसमें 5 या 6 ऑप्शन दे रखे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल के डिफरेंस के बारे में। तो इसमें से कौन सा सही है वो वहाँ से जाके आप क्वेश्चन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तो आपने क्या पढ़ लिया है, +M वाले ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन थी, अपन रिएक्शन पढ़ना कौन सी शुरू करी थी अपन ने, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले हेलो एल्केन में आया था, देखो मैं एक बार यहाँ से हटा के आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने पास जो आया है वो सिर्फ सल्फोनेशन आया है एक तो, और एक आया है नाइट्रेशन, ठीक है, और इसमें बेंजीन रिंग आएगी। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने एक तो आएगा, ये आएगा, एक फिनोल में पड़ा है, ध्यान देना बुक में ऐसे की ऐसे लिखे हुई हैं ये सारी चीज़ें। एक इसमें एरिल वाले में लिखा हुआ है, हेलो एरिल में। एक किस में आया है अपने OCS3, इसका नाम बताओ क्या बताया था कल, सोचो इसका नाम ये। और क्लास स्किप मत करना, जिसने पहली क्लास देख ली आज तीसरी क्लास देखेगा, दूसरी क्लास नहीं देखी है तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको क्लास देखनी ही सारी पड़ेंगी और रोज़ रोज़ देखो उसको, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो इन 5 में अपन ने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक तो अपन ने 2 ही चीज़ काम में लिए, एक तो HNO3 और H2SO4, और एक अपन ने काम में लिए H2SO4। तो ये तो है सल्फोनेशन की चीज़ और ये है नाइट्रेशन की चीज़, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। और इसमें अब आपको करना क्या है, ये वाली चीज़ों में, और देखो ये तीन कैसे हैं, +M वाले हैं। +M वाले कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑर्थो और पेरा पे, और ऑर्थो और पेरा पे क्या जुड़ेगा, अगर नाइट्रेशन वाले में तो क्या जुड़ेगा NO2+, और सल्फोनेशन वाले में क्या जुड़ेगा HSO3
प्लस या सीधा SO3, वैसे ये जुड़ने में आएगा तो ये HSO3 ही आएगा उसके ऊपर, और SO3 भी जुड़ सकता है, लेकिन ये यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन होता है तो वो भी साथ जुड़ जाता है, और HSO3 या SO3H भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे आप जोड़ देना ये 3 चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे जो जुड़ेंगे ये -M वाले ग्रुप हैं, और ये कहाँ पे जुड़ेंगे, मेटा पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, देखो जनरली अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आया था, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया था, माइनस आया था। तो माइनस आने की वजह से ये इनके ऊपर प्लस होता है, तो ये जाके माइनस वाली जगह पे जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों का पूछे तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि इसमें कहाँ, इसमें मेटा पे जुड़ रहे हैं तो मेटा पे माइनस आया था, नहीं, इन मेटा पोजीशन तो अनअफेक्टेड रहती है, उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता। इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसमें क्या आया था, प्लस। तो अगर कोई पूछे रीजन कि इसमें क्या होता है, ये मेटा निर्देशी क्यों होते हैं, ये मेटा निर्देशी इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर देते हैं, प्लस जनरेट कर देते हैं, और ये मेटा निर्देशी इसलिए होते हैं, और ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पे क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। जोड़ना यही दोनों ग्रुप है इसके बीच में। अब आपको जैसे अपन ने फिनॉल पढ़ लिया, फिनॉल में 2-3 चीज़ें वो दे रखी हैं, और उन 2-3 चीज़ों के साथ साथ एक ये है कि देखो जो +M इफेक्ट मैंने पढ़ाया था ना आपको, +M इफेक्ट वाले में क्या होता है कि +M किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जैसे मैंने 3 चीज़ ले ली, एक तो OH ले लिया, एक OR ले लिया, एक OCOOR ले लिया, ठीक है। ये जैसे इस पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। तो ये वाले क्या होते हैं, इन लोन पेयर की वजह से इसमें एक जो इफेक्ट आता है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो +M होता है ना वो सबसे ज़्यादा ये दिखाएगा, उसके बाद में ये दिखाएगा, और इसके बाद में ये दिखाएगा। अब इसमें ज़्यादा कम से अपन को क्या करना है, माइनस क्रिएट कर रहा है वो करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो जैसे ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगा ना, बेंजीन रिंग से जुड़ने के बाद में जो ऑर्थो और पैरा पे जो माइनस आ रहा था ना, वो माइनस अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये माइनस क्या होगा, बहुत ज़्यादा माइनस आएगा, ठीक है। या तो OH मान लो, और OH की जगह अगर NH2 भी जुड़ा हुआ होता, जो चैप्टर आपके हट गया है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये माइनस बहुत ज़्यादा आता। और ये माइनस बहुत ज़्यादा आने से क्या होता है, जो प्लस वाली चीज़ अपन लेके चलते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल, वो बहुत ज़्यादा इससे आकर्षित होती है और बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती है। तो अपन क्या मान के चलते हैं, जैसे अपन ने बाकी की रिएक्शन करी, तो या तो अपन जोड़ रहे थे ऑर्थो पे, या अपन जोड़ रहे थे पैरा पे, या अपन कहाँ जोड़ रहे थे, मेटा पे। लेकिन OH का जो ये इफेक्ट होता है, ऑर्थो पैरा इफेक्ट, ये इतना ज़्यादा हाई होता है कि इसमें क्या होता है, अगर अपन इसके OH इफेक्ट को अगर अपन कम नहीं करें, +M इफेक्ट को, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 चीज़ आएंगी तुम्हारे पास, एक तो आएगा प्रोटिक सॉल्वेंट, वो अगर अपन SN1 और SN2 पढ़ेंगे तो प्रोटिक और एप्रोटिक अच्छे से आएगा, क्योंकि SN2 होती है वो किस में होती है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। ध्यान देना, उसमें DMSO वगैरह ये लिखे हुए आते हैं। और ये प्रोटिक सॉल्वेंट तुम ये मान के चलो जिसमें H2O वगैरह साथ में काम में लेगा तो ये प्रोटिक आ जाएंगे, और जिसमें CH2 DMSO ये लिखा हुआ आएगा तो वो क्या आ जाएंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके क्या होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या होगा, खुद H+ दे देगा, तो जो H+ दे देगा ना, उसकी वजह से इसकी ये और ज़्यादा रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी करेगा। और अगर अपने पास H+ सोर्स है तो जो NO2 आएगा ना, वो तीनों पोजीशन पे जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा। पहली क्लास में भी मैंने इसका नाम पूछा था कि इसका नाम बताओ मुझे। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा, और जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो ये तो एसिड है ना, ये एसिड है, और ये क्या है, फिनोल। तो एसिडों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ही फिनोल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और होती भी है। लेकिन जो पिक्रिक एसिड होता है ना, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, और इसका नाम अपन ऐसे क्या दे सकते हैं, देखो जिस पे ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसको 1 नंबर देना आपको, फिर इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो नाइट्रो कितनी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 4 पे, एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 6 पे, और 3 नाइट्रो है ना, तो ये आ जाएगा ट्राई, और है क्या ग्रुप, नाइट्रो।
और जुड़े हुए किस पे हैं ये, इन तीनों को हटा दे तो ये क्या बचता है, फिनोल। तो इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का नाम ही क्या है, पिक्रिक एसिड। और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ये NO2 ग्रुप जुड़ने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये किसके बराबर होता है, एसिडिक, इससे फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा हो जाता है, और कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार ये बराबर ही रहता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये बनेगा, और अगर मैंने एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या लिखा हुआ आएगा, जो HNO3 है उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा, DMSO लिखा हुआ आ सकता है। ये नहीं लिखा हुआ है तो CS2 लिखा हुआ आ सकता है, CS2। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिखी हुई आएगी, तब ये हमेशा क्या बनेगा, या तो ये एक ही पे जोड़ेगा, या तो ये ऑर्थो वाले पे जोड़ लेगा, और ऑर्थो वाले पे नहीं जोड़ेगा तो ये किस पे जोड़ लेगा, पैरा वाले पे जोड़ लेगा। और जो आपको इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के बीच में डिफरेंस करना है वो ये वाला दिया हुआ आएगा, तब आएगी रिएक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट अकेला उसी में बनेगा और वरना इसमें आ जाएगा। अब देखो आपके पास क्या होता है, कई बार ये भी फिनोल दिया हुआ है, ठीक है, और फिनोल के साथ में अगर दे दे प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब देखो Br2 दे दिया, और Br2 के साथ में क्या दे दिया, H2O दे दिया। H2O क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा तो वापस इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये रिएक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, ये क्या बना लेगा, इसको जो रिएक्शन में छोड़ेगा वो क्या छोड़ेगा, Br+ छोड़ेगा। Br+ छोड़ेगा तो प्लस कहाँ जुड़ता है ये आपको पता है, इसके ऊपर प्लस है तो ये माइनस कहाँ क्रिएट करता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये, और ये किसके साथ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ होगा Br2 वाटर, सीधा लिखा हुआ भी आ सकता है Br2 वाटर, या हिंदी मीडियम में लिखा हुआ आएगा तो ये ब्रोमीन जल लिखा हुआ आ सकता है, इंग्लिश में ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ आ सकता है। तो ये Br+ छोड़ेगा, और Br+ ये कहाँ जुड़ जाएंगे, 3 Br+ ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की रिएक्शन आपको समझ में आ रही है, ये वाली चीज़ आप देख लेना। इसके आगे अपन देखते हैं, इसके बाद में अपन एक रिएक्शन और आती है फ्रीडल क्राफ्ट। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये भी सेम वही रिएक्शन आती है जो 5 अपन ने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे अपन ने, फिनोल पढ़ा था, और जो एरिल हैलाइड पढ़ा था, तीसरा एनिसोल पढ़ा था, ये बेंज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ा था, और एक बेंजल्डिहाइड वाला पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ही इन्हीं सब में ये क्या चलेगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन चलेगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में भी कुछ नहीं है, प्लस ही जाके जुड़ेगा, और उन्हीं तीनों में जैसे देखो फिनोल है, फिनोल के साथ एक क्या दिया था, एरिल हैलाइड दिया था, और एक क्या दिया था, एरिल हैलाइड के साथ इसको हेलो एरिल बोल देंगे। ठीक है, और ये तीसरा दिया था, वो क्या दिया था, एनिसोल दिया था। इसका नाम तो एनिसोल ही होता है और इसका नाम तो फिनोल ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, याद कर लेना इनको, नहीं याद होता है बार बार बना लेना। अगर एरिल हैलाइड की जगह मैं क्लोराइड ले लेती हूँ, क्लोराइड ले लिया तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, Cl लिखूंगी, और एनिसोल में क्या होता है यहाँ पे OCH3 ईथर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन दिया जाएगा ना, उसमें रिएक्टेंट जो क्रिया करने वाले हैं वो तो यही हैं, लेकिन जो रिएजेंट है वो क्या दिया जाएगा, कोई भी लेविस एसिड दिया हुआ आएगा। ठीक है, ये एक एसिड बेस की वीडियो मैंने इसी ग्रुप पे डाल रखी है कि एसिड कौन से होते हैं, ब्रोंस्टेड, लेविस, और जो भी था लोवरी वाले, ये सब मैंने इस पे डाल रखी है। तो लेविस एसिड वो होते हैं जो क्या ले लेते हैं, लोन पेयर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट, लोन पेयर को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। और मेनली अपन लेविस एसिड वो होंगे जिनमें क्या होगा, खुद में खाली ऑर्बिटल या खाली कक्षक होगा। जैसे मानो BH3 दिया हुआ है, BH3 रहने देते हैं, जो तुम्हारे इसमें दिया हुआ आएगा वो AlCl3 दिया हुआ आएगा, AlCl3, ये जो तीर का निशान आएगा ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, AlCl3 आएगा। अब ये AlCl3 का काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये अपन बहुत सही से समझते हैं स्टार्टिंग से, जिससे आपको रिएक्शन ध्यान में रह जाएगी। देखो एल्यूमिनियम है, सिंपल एल्यूमिनियम पे आ जाओ। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। 13 नंबर में आता है तो इसका विन्यास सोचो क्या होता है, 13 नंबर पे आएगा तो इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है,
अपन को अंदर वालों से मतलब ही नहीं है, बाहर वाला जो ऑर्बिटल है, बाहर वाला जो कक्षक है उसमें ये आ जाएंगे 3, ठीक है, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तीसरे कोश में। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि इसमें देखो S आता है तो S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो इसमें भरे हुए। फिर अपन देखते हैं P में, तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, कक्षक 3 होते हैं P के, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसके 2 खाली पड़े हैं। अभी अगर अपन बॉन्डिंग सीखने जाए ना, 11th का टॉपिक है बॉन्डिंग, तो अपन क्या होते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है वही बंध बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम अपनी नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट अपन इसकी मान के चले तो नॉर्मल स्टेट में ये कितना बंध बना सकती है, 1 बंध बना सकती है। लेकिन अपन ने क्या लिया है, AlCl3, जितना अकेला इलेक्ट्रॉन होगा वो बंध, जैसे मानो इसको तुम मान लो ये शादीशुदा है, तो इसके ये है और इसके साथ ये है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, इसको पेयर बनाना है, इसको अभी शादी करनी है तो ये इसके साथ आएगा, ठीक है, तभी जाके बनेगी। तो आपको करना क्या है, जो सिंगल होगा वही जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ऐसी सिचुएशन में। फिर अपन इसको क्या लाते हैं, एक्साइटेड स्टेज में लाते हैं। एक्साइटेड स्टेज का मतलब होता है उत्तेजन अवस्था। तो इसमें अगर अपन बॉन्ड करेंगे तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से ये उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा यहाँ, तो देखो उत्तेजन अवस्था में सिचुएशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बन गई। अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, तो बंध भी कितने बन सकते हैं, यहाँ पे 3 बंध बन सकते हैं, ठीक है, 3 बंध बन सकते हैं, तो ये बन गए 3 बंध, ठीक है। 3 बंध बनने के बाद में देखो ये वाला कक्षक क्या है, खाली पड़ा है, ठीक है, खाली पड़ा है। मैंने बोला लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को स्वीकार करते हैं। लोन पेयर का मतलब पहली क्लास में बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब माना इन्होंने एक Cl यहाँ आया, ये Cl यहाँ आया, ये Cl यहाँ आया, इस Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया था, AlCl3 वाली कंडीशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन पे अपन नहीं जाते हैं, अपन को सिर्फ ये सीखना है, ठीक है। ये एक इसके पास क्या पड़ा है, खाली, तो और एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा कोई Cl, मैंने कल बताया था ये जो हेलोजेंस होते हैं उन पे लोन पेयर होते हैं, तो ऐसा Cl आए और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ले आए, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये क्या बन सकता है, AlCl4 बन सकता है। तो आपको जहाँ भी लेविस एसिड दिख जाए वहाँ पे क्या होगा, लेविस एसिड वो कब होगा, जब उसके पास खाली कक्षक होगा। खाली कक्षक होगा मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आई होप आपको इतनी सारी ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो रिएक्शन है उस पे एरो पे लिखा हुआ आएगा अगर AlCl3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ये आ गया मेरे पास Cl2, ठीक है, तो Cl2 में ये क्या सिचुएशन है, Cl और Cl वाली है, तो ये बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो ये वाले बॉन्ड के अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही Cl ले ले, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये बना लेगा AlCl4 माइनस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे माइनस आ जाएगा एक पे, और एक पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अगर ये दोनों हैं और ये दोनों रिएक्ट होके अपने पास जो सिचुएशन बनेगी वो एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि अपन को उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन डालने, और एक अपने पास क्या बनेगा, Cl प्लस, ठीक है। तो ये वाला तो एक कंपाउंड बन गया। अपन को जो मिला है वो क्या मिला है, Cl प्लस मिला है। अब देखो जैसे ये Cl प्लस मिलेगा तो ये Cl प्लस, अब ये वाला दिया हुआ है तो ये ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे ये ऐसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है, जैसे वो Br2 वाली अभी अपन ने पढ़ी है, ठीक है। यहाँ AlCl3 दिया हुआ आ सकता है आपको, या FeBr3 भी दिया हुआ आ सकता है, या FeCl3 भी दिया हुआ आ सकता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसमें भी कहाँ जुड़ेंगे, ऑर्थो और पेरा पे जुड़ेंगे, और इसके बाद में एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन भी आएगी। उस एसिलेशन रिएक्शन में भी सेम चीज़ होगी। जैसे मानो मैं ये पढ़ रही हूँ, अगर मैंने ये एक देख लेते हैं हेलाइड वाला, अगर ये फिनोल है मेरे पास OH है, ठीक है, और इसकी मैंने रिएक्शन करा रखी है जैसे FeBr3 प्लस Br2, ठीक है, तो ये जुड़ेगा कहाँ से, ये अपने पास जो अपन को इन दोनों से मिलेगा वो लास्ट में मिलेगा क्या, Br प्लस, और प्लस आ गया तो जहाँ ये माइनस जनरेट करेगा Br प्लस, ये माइनस जनरेट करेगा वहीं जुड़ जाएगा, तो ये कहाँ बनेगा, जैसे ये OH आ गया, एक Br ये यहाँ जुड़ सकता है, या फिर ये Br कहाँ जुड़ सकता है, ये Br
यहाँ जुड़ सकता है। समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्केन जोड़िए, इसमें हेलोजन जोड़िए अपन ने, एक इसमें एसिटिल ग्रुप जोड़ते हैं। देखो ये वाला ग्रुप सबको पता होगा, जो एसिड होता है उसका OH हटा के Cl जोड़ दो, ठीक है। तो अगर अपन ने Cl जोड़ा है और इसके साथ अगर उन्होंने AlCl3 दे रखा है, ठीक है, तो इसमें से ये Cl माइनस तो ये ले लेगा, ये अपने पास ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर बची तो इन दो इससे रिएक्शन हो रही है, मानो ये वाली रिएक्शन थी और अपन ने ये दे रखा है, ये दो चीज़ अपन को रिएक्शन के ऊपर दे रखी है, तो जो बनेगी वो चीज़ अपने पास बनेगी क्या, जो इन दोनों से बन के आता है वो Cl, तो देखो इसके साथ जुड़ जाता है, अपन को मीडियम में मिलेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे क्या आएगा प्लस। अब ये प्लस है तो ये माइनस कहाँ जनरेट कर रहा है, एक तो यहाँ जनरेट कर रहा है, यहाँ जनरेट कर रहा है, यहाँ जनरेट कर रहा है, तो जो माइनस जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, ये CH3। तो इसको बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइलेशन वाली रिएक्शन समझ में आई है तो ठीक है, वरना आपको क्लास में जाके देखना क्या है, यही वाली सेम। अब ये इस पे इसमें भी ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगी, और अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एल्डिहाइड वाला ले लेते हैं तो वो कहाँ जुड़ेगी, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी जाके आपका होमवर्क क्या है, और बच्चे ध्यान देना है, ये क्लासें तो ऐसे ही आती रहेंगी, जैसे मैंने 35 डेज दे दिए मैंने 35 डेज तक वीडियो बना दी और मैंने सारी अपलोड कर ली। अब मतलब फर्स्ट क्लास अगर अपन देखना शुरू करते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, रोज़ जैसे आज पहली देखिए हाँ ठीक है ये तो हो गई, लेकिन कल आएगी थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में करके ये क्लासें ऐसे ही स्किप होती जाएंगी, और आपकी केमिस्ट्री जैसी पहले थी वैसी की वैसी बाद 35 दिन के बाद में भी आपकी वैसी ही रह जाएगी। तो आपको जो बेसिकली करना है वो क्या करना है कि जो क्लास अगर पहले देखिए कुछ नहीं, बस अगर क्लास लेनी है तो फिर लेनी है, उसका कोई रीज़न नहीं है, और नहीं लेनी तो फिर उसके बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास। तो ठीक है, इसमें आपको देखना है जो क्लास आपका होमवर्क है वो क्या है, एल्डिहाइड वाला ये जो हैलाइड वाला चैप्टर है उसमें से जाके रिएक्शंस देखना, फिनोल वाले में देखना, और ये जो एसिड वाला चैप्टर है उसमें से देखना, और कम से कम 17 से 18 रिएक्शंस हैं जो सिर्फ आपके इसी कंसेप्ट पे हो जाएंगी कि प्लस एम वाला कौन सा है, माइनस एम वाला कौन सा है, और फ्रिडल क्राफ्ट में जो प्लस वाली जो मॉलिक्यूल अपने पास बन के आता है वो कैसे बन के आया था, ठीक है, ये वाला दिया हुआ आता है, तो एक वाले को हटा देना, बाकी चीज़ें ऐसे की ऐसे जोड़ देना, और ये मेनली हेलाइड, जो भी हेलाइड दिखे वो माइनस के साथ हटा लेना, फिर जो बचेगा वो किसके साथ बचेगा, प्लस के साथ, और प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे माइनस ज़्यादा हो, और जो अगर COH और CHO होगा तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा वाले पे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया, कुछ चीज़ वीक रह रही है या थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, अगली क्लास में अपन उसको देख लेंगे। थैंक यू।